हाँ भाई, हमने पिछले लेक्चर में वीबीटी किया था, वीबीटी की हमने कमियां कर ली थी, है ना। आज बात करेंगे हम अगले सिद्धांत पर, विद्युत उदासीनता सिद्धांत। विद्युत उदासीनता सिद्धांत, विद्युत उदासीनता सिद्धांत, ठीक। विद्युत उदासीनता सिद्धांत क्या कहता है, इसका जो कॉन्सेप्ट है ना बिल्कुल आसान है। ये एक ही लाइन होता है कि कोई भी सर्किट जितना ज्यादा विद्युत उदासीन होता है उसका स्थायित्व उतना ही ज्यादा होता है। विद्युत उदासीनता का मतलब है न तो उस पर प्लस आवेश होना चाहिए न ही उस पर माइनस आवेश होना चाहिए। मतलब उस सर्किट पर जो ओवरऑल आवेश है ना वो लगभग किसके तुल्य होना चाहिए, जीरो के तुल्य होना चाहिए। ओवरऑल जो उस पर चार्ज है ना वह किसके तुल्य हो, जीरो के तुल्य हो, ना तो प्लस हो ना माइनस हो। जो जितना जीरो के पास होगा या जिस पर जीरो होगा, जीरो हो तो बहुत ही बढ़िया बात है, फायदा फायदा है, लेकिन जो जितना ज्यादा जीरो के पास होगा वह संकुल उतना ही ज्यादा स्थायी होगा। कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा संकुल ज्यादा विद्युत उदासीन है और कौन सा संकुल कम विद्युत उदासीन है। ये लो भाई, सपोज करो, देखो पहले तो नॉर्मल सी चीज है, माना कि मैंने किसी भी लिगेंड को इस मेटल से जोड़ दिया, मैंने किसी भी लिगेंड को इस मेटल से जोड़ दिया तो ये किसके द्वारा जुड़ता है, उपसहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़ता है। अगर मैं इसको, आपको उसका मतलब पता है, जहां पर ये बॉन्ड जाता है वहां पर तो माइनस लेकर जाता है और जहां से जाता है ये प्लस लेकर जाता है। मतलब इसको कोऑर्डिनेशन बोर्ड में कन्वर्ट करूं, मतलब इसको कोवेलेंट बोर्ड में कन्वर्ट करूं उसी प्रकार से, तो यहाँ पर तो प्लस उत्पन्न हो जाएगा और यहाँ पर क्या उत्पन्न हो जाएगा, माइनस उत्पन्न हो जाएगा। उपसहसंयोजन को बोलना सिखाया होगा। ये उपसहसंयोजन होता है, ये जहां पर जाता है वहां माइनस और जहां से जाता है वहां पर प्लस उत्पन्न कर देता है। मतलब यहाँ पर प्लस होगा यहाँ माइनस होगा। अगर ये नहीं पता है ना तो ध्यान रखना, कभी भी इसको कन्वर्ट करना हो इसके अंदर तो ये कुछ कैसे कन्वर्ट होता है, यहाँ पर प्लस लगा दो यहाँ पर माइनस लगा दो, इसका मतलब भी उपसहसंयोजन बंध ही होता है, ठीक। अब देखना ध्यान से, मतलब जैसे ही यह धातु लिगेंड के साथ बंध बनाएगी इस धातु पर कौन सा आवेश आ जाएगा, ऋणावेश आ जाएगा, ऋणावेश। जैसे ही बंध बनाएगी वैसे इस पर क्या आएगा, ऋणावेश आएगा। अब अगर ये लिगेंड मेरे पास उच्च विद्युत ऋणी हुआ, जैसे कि ऑक्सीजन हो गई, नाइट्रोजन हो गई, उसके बाद में क्लोरीन हो गई, ऐसे उच्च विद्युत ऋणी परमाणु हुए तो इनकी प्रगति क्या होती है, इस बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपने तरफ खींचना। ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेंगे तो इस क्रिया के फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन इस पर जाएंगे तो इस लिगेंड पर पार्शियल क्या बनेगा, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर पार्शियल क्या बनेगा, पॉजिटिव चार्ज। इस बॉन्ड ने तो यहाँ पर प्लस कर दिया माइनस कर दिया। इसके बनने के बाद अगर ये ऑक्सीजन, ये लिगेंड क्या क्या हुआ, ऑक्सीजन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, क्लोरीन हुआ, तो इस केस में इस लिगेंड पर तो पार्शियल माइनस आ जाएगा, उस लिगेंड पर पार्शियल धनावेश आ जाएगा। अब माइनस और प्लस कटेगा, जितना ज्यादा ये जितना ज्यादा विद्युत ऋणी होगा उतना ही ज्यादा यहाँ पर प्लस बनेगा, प्लस माइनस से मिलेगा तो माइनस लगभग किसके तुल्य हो जाएगा, जीरो के तुल्य हो जाएगा। समझ में आएगा नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ। सपोज करो यहाँ पर एक माइनस बना होगा और इसने क्या कर दिया, इसको इलेक्ट्रॉन को खींचा, पॉइंट 5 को अपने पास उठा लिया और पॉइंट 5 को इधर भेज दिया। मतलब पॉइंट 5 इधर आया और पॉइंट 5 इधर, 1 में से पॉइंट 5 को माइनस करोगे आप तो कितना बचेगा, माइनस पॉइंट 5 तो बचेगा। अब ये और ज्यादा होगा तो और ज्यादा खींचेगा, और ज्यादा प्लस, और ज्यादा प्लस, और ज्यादा प्लस, तो बताओ ये माइनस धीरे धीरे करके जीरो के करीब जाएगा कि नहीं जाएगा, जीरो के करीब जाएगा। मतलब इसकी स्थिति में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो ये लिगेंड अगर उच्च विद्युत ऋणी होता है तो इस केस में इस धातु पर जो आवेश होता है ना वो कम से कम होता है और ऐसा संकुल स्थायी होता है। जैसे मैंने किसी दो संकुलों की तुलना कर दी, एक बार मैंने इस धातु का बॉन्ड किसके साथ बना दिया, क्लोरीन के साथ में, एक बार मैंने इसका बॉन्ड किसके साथ बना दिया, ऑक्सीजन के साथ में। बताओ कौन सा बॉन्ड ज्यादा स्थायी होना चाहिए, क्लोरीन है, ज्यादा से ज्यादा प्लस करेगा, ज्यादा से ज्यादा प्लस करेगा ना, ऐसे बॉन्ड बना हुआ है ना, यहाँ पर ज्यादा से पहले तो माइनस आ जाएगा, फिर ये इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा तो प्लस उत्पन्न होने लगेगा, प्लस उत्पन्न होगा, होगा प्लस उत्पन्न,
यहाँ पे प्लस उत्पन्न होगा, तो इसका भी माइनस खत्म होगा, इसका भी माइनस खत्म होगा। लेकिन ये उच्च विद्युत ऋणी है ऑक्सीजन की तुलना में, ये ज्यादा कीजिएगा तो ज्यादा प्लस आएगा, ज्यादा प्लस आएगा तो ज्यादा माइनस खत्म होगा, मतलब ये ऊपर वाला संकुल है वो जीरो के ज्यादा नजदीक होगा, ये नीचे वाला जीरो के कम नजदीक होगा। तो ये ऊपर वाला ज्यादा विद्युत उदासीन है, ज्यादा विद्युत उदासीन है, तो ये ऊपर वाला संकुल ज्यादा स्थायी होगा इस नीचे वाले संकुल की तुलना में। जैसे कि मैंने एग्जांपल क्या लिख दिया, एक बार मैंने Fe का संकुल क्लोरीन के साथ में बना लिया, एक बार मैंने इस Fe का संकुल किसके साथ में बना दिया, जल के साथ में बना दिया। आप ये बता दो मुझे कौन सा ज्यादा स्थायी होगा, इसमें क्लोरीन है तो कम से कम ज्यादा से ज्यादा प्लस बना होगा पेरेंट्स पर, तो कम से कम माइनस होगा। इसमें ऑक्सीजन है, इसकी तुलना में तो कम ही कीजिएगा तो इसकी तुलना में कम प्लस बनेगा, कम प्लस बनेगा तो कम माइनस खत्म होगा, इस केस में जो यहाँ पर माइनस बचेगा वो ज्यादा बचेगा। तो ये जो दूसरा वाला संकुल है ना ये ज्यादा स्थायी है। सिंपल कुछ नहीं करना है आपको, जिस संकुल में उच्च विद्युत ऋणी परमाणु होगा वो ज्यादा स्थायी, जिस संकुल में कम विद्युत ऋणी परमाणु होगा वो कम स्थायी। जैसे कि मैंने तीन संकुलों की तुलना कर दी, एक बार मैंने कोबाल्ट का संकुल लिया क्लोरीन के साथ में, एक बार मैंने इसी कोबाल्ट का संकुल क्लोरीन के साथ में ले लिया, ठीक, एक बार मैंने इसी कोबाल्ट का संकुल किसके साथ में ले लिया, ब्रोमीन के साथ में ले लिया। बताओ कौन सा ज्यादा स्थायी होगा, इसमें उच्च विद्युत ऋणी परमाणु है तो कम से कम माइनस होगा, ये तो नाम वाला कीजिएगा, तो इसमें ज्यादा माइनस है तो कीजिएगा ही नहीं, उसमें लगभग के माइनस होगा, तो इसमें कम से कम माइनस मतलब ज्यादा विद्युत उदासीन, तो ये ज्यादा स्थायी ये कम स्थायी। सिंपल कुछ नहीं करना, जिसमें उच्च विद्युत ऋणी परमाणु हो वो ज्यादा स्थायी, जिसमें कम विद्युत ऋणी परमाणु हो वो कम स्थायी। मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया, क्योंकि उच्च विद्युत ऋणी परमाणु इलेक्ट्रॉनों को खींचता है तो यहाँ पर होने वाला माइनस इस उत्पन्न प्लस से खत्म हो जाता है और ये संकुल लगभग क्या हो जाता है, जीरो के तुल्य विद्युत उदासीन हो जाता है। लिखो, इसी को कहते हैं विद्युत उदासीनता। तगड़ी चीज, बहुत खतरनाक चीज है, मतलब जिस चीज को सब सिद्धांत समझाने में फेल हो जाए उसके बाद में आप कहां आ जाओ, विद्युत उदासीन सिद्धांत के पास आ जाओ, ये लगभग समझा गया। कुछ ही संकुल ऐसे होंगे जिसने इसको नहीं समझाया होगा, वरना मैक्सिमम से मैक्सिमम संकुलों को इस सिद्धांत ने समझा दिया। बहुत अच्छी चीज है ये सिद्धांत, लिखो। इस सिद्धांत के अनुसार संकुल में जब कोई लिगेंड धातु से उपसंयोजन बंध के द्वारा जुड़ता है तो इसके परिणाम स्वरूप धातु पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप धातु पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। धातु पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। यदि लिगेंड का दाता परमाणु उच्च विद्युत ऋणी जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन आदि होता है तो ये बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिससे धातु पर धनावेश उत्पन्न होने लगता है। इस धनावेश से धातु पर उत्पन्न ऋणावेश काफी हद तक समाप्त हो जाता है तथा संकुल विद्युत उदासीन हो जाता है। संकुल लगभग
विद्युत उदासीन हो जाता है, संकुल लगभग विद्युत उदासीन हो जाता है, जिससे इस संकुल के स्थायित्व में वृद्धि हो जाती है, जिससे इस संकुल के स्थायित्व में वृद्धि हो जाती है, इस संकुल के स्थायित्व में वृद्धि हो जाती है। अगली लाइन से लिखो, वह संकुल अधिक स्थायी होता है, वह संकुल अधिक स्थायी होता है जो सबसे अधिक विद्युत उदासीन होता है, जो सबसे अधिक विद्युत उदासीन होता है। वह संकुल अधिक स्थायी होता है जो सबसे अधिक विद्युत उदासीन होता है, जो सबसे अधिक विद्युत उदासीन होता है। जो सबसे अधिक विद्युत उदासीन होता है। इसके उदाहरण निम्न प्रकार है, इसके उदाहरण निम्न प्रकार है। बताओ, ये जो मैंने एग्जांपल लिखे हैं ना, इनमें बताओ कौन सा संकुल ज्यादा स्थायी। इसमें फ्लोरीन है, उच्च विद्युत के परमाणु सबसे ज्यादा विद्युत उदासीन होगा, तो ये आगे वाला स्थायी हो जाएगा। इसमें भी क्लोरीन है, उच्च विद्युत के परमाणु, तो ये जो आगे वाला संकुल है ये सबसे ज्यादा स्थायी होगा। और हमेशा ध्यान रखना, समान समान की तुलना करवाएगा। अगर यहाँ पर समूह संख्या 6 है तो बगल में कितनी होगी, 6 ही होगी। कभी 6 की 4 के साथ में वो तुलना नहीं करवाएगा आपसे। तो दिमाग में तो नहीं मतलब ना 6 और 4 होगा तो कौन ज्यादा स्थायी होगा। यहाँ पर 4 है तो बगल वाले पर भी 4 ही होगा अगर तुलना करवा रहा है तो। अगर 6 कर दिया तो फिर आप जवाब नहीं दे सकते, फिर आंसर पलट सकता है भाई, क्योंकि 6 लिखेंगे और 4 लिखेंगे में फर्क होता है। आंसर पलट भी सकता है और आंसर नहीं भी पलट सकता, दोनों कहानी हो सकती है। ये केवल समान समन्वय संख्या के लिए ही एप्लीकेबल है। लिख लो ऊपर के दोनों एग्जाम्पल, ऊपर के दोनों एग्जाम्पल लिख लो, ऊपर के दोनों एग्जाम्पल लिख लो। लिखे? अब एक क्वेश्चन लिखो, इसी के साथ आपका जो विद्युत उदासीन सिद्धांत है ना खत्म हो गया। अब एक प्रश्न लिखो, प्रश्न क्वेश्चन लिखो भाई। क्रोमियम +3 सदैव प्रबल तथा दुर्बल लिगेंडों के साथ, क्रोमियम +3 सदैव प्रबल तथा दुर्बल लिगेंडों के साथ एक जैसे संकुलों का निर्माण करता है। प्रबल तथा दुर्बल लिगेंडों के साथ एक जैसे संकुलों का निर्माण करता है, एक जैसे संकुलों का निर्माण करता है, निर्माण करता है। क्यों? क्यों करता है भाई? देखो, क्रोमियम +3 की बात हो रही है, ये क्रोमियम +3 हो गया। बताओ इसका जो विन्यास होगा वो कैसा होगा? D3 विन्यास होगा। अगर मैं इनको D कक्षक में भरता हूं तो बताओ ऐसे ही करके भरूंगा मैं। भरो, 3 इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे। बताओ अधिकतम से अधिकतम कौन सी ज्यामिति बनती है? अष्टफल की ज्यामिति बनती है। अष्टफल की ज्यामिति में दो तरह के संकलन होते हैं, sp3d2 होता है या फिर क्या होता है, d2sp3 होता है। मतलब कम से कम में कितने ऑर्बिटल खाली करवाने हैं? 2 d ऑर्बिटल खाली करवाने हैं। 2 ऑर्बिटल तभी जुड़ेगा। बताओ इसमें 2 d कक्षक पहले से खाली है कि नहीं है? अगर आप इसका d2sp3 संकलन भी करवाते हो, अगर आप इसका d2sp3 संकलन भी करवाते हो तो 2 d कक्षक चाहिए, वो तो पहले से ही उपलब्ध है। तो बताओ इन इलेक्ट्रॉनों का कभी भी युग्मन हो सकता है क्या? कभी भी इन इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं हो सकता। ठीक है ना?
इन इलेक्ट्रॉनों का कभी भी भाई दुर्बल हुआ तो कोई परेशानी ही नहीं, वो तो खाली है। लेकिन प्रबल तो युग्मन कराता, लेकिन वो भी इनका युग्मन नहीं कर सकता क्योंकि उसको भी तो दो ही खाली चाहिए। अरे उसको भी तो दो ही खाली चाहिए, दो तो ऑलरेडी खाली है, तो वो कभी भी इनका युग्मन नहीं कर पाएगा और आराम से यहाँ से जो संकरण होगा वो कौन सा निकल कर आ जाएगा, D2sp3 निकल कर आ जाएगा। तो D2sp3 संकरण होने के बावजूद भी इसमें इन इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होता, उसका एक ही रीजन है क्योंकि इसमें दो d ऑर्बिटल ऑलरेडी ही वैकेंट होते हैं। जब वो वैकेंट है तो किसी को मेहनत करने की क्या जरूरत आ रही है, यह बात समझे। जैसे कि आप कहीं भी गए, किसी फंक्शन में गए, ठीक है ना, सारी कुर्सियां भरी हुई है, लेकिन दो कुर्सियां, आप दो व्यक्ति हो, दो कुर्सियां खाली है तो आप वहां पर जाकर बैठ जाओगे, ऐसा तो नहीं है कि आप गोदाम से पहले दो कुर्सियां लेकर आओगे फिर वहां पर लगाओगे तब जाके बैठोगे, जो खाली उस पर बैठ जाओगे, फोकट की मेहनत क्यों करनी है। जब खाली कुर्सियां पड़ी हुई है तो फोकट की मेहनत कुर्सियों को लाने की या किसी को उठाने की क्यों पड़ी हुई है, हमें बैठ जाएंगे कुर्सी पर जाकर। ऐसे ही लेजेंड होते हैं, जब खाली पड़ा हुआ है कर्सर तो क्या मतलब आ रहा है खाली कराने के, मार में क्या खाली कराना, जुड़ जाओ उसमें जाके, ऐसा ही होता है जनरली। लिख दो क्रोमियम प्लस 3 में क्रोमियम प्लस 3 का विन्यास D3 होता है, क्रोमियम प्लस 3 का विन्यास D3 होता है, D3 होता है, D3 होता है। प्रबल लिगेंड से संकरण के बावजूद भी, प्रबल लिगेंड से संकरण के बावजूद भी इसमें डी कक्षक में उपस्थित तीन अयनिक इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होता, डी कक्षक में उपस्थित तीन अयनिक इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होता क्योंकि D2sp3 संकरण के लिए आवश्यक, क्योंकि D2sp3 संकरण के लिए आवश्यक दो रिक्त डी कक्षक, आवश्यक दो रिक्त डी कक्षक इसमें उपलब्ध रहते हैं, दो डी कक्षक इसमें उपलब्ध रहते हैं, इसमें उपलब्ध रहते हैं। अतः यह सदैव प्रबल तथा दुर्बल लिगेंडों के साथ एक जैसे संकुलों का निर्माण करता है, यह सदैव प्रबल तथा दुर्बल लिगेंडों के साथ एक जैसे संकुलों का निर्माण करता है। भाई दुर्बल हुआ तो वो भी खाली से जुड़ना शुरू होता है, भाई दुर्बल हुआ तो भी खाली से जुड़ेगा, तो भी यही से बॉन्ड बनाएगा, और प्रबल हुआ तो वो भी यही से बॉन्ड बनाएगा। इस वजह से इसमें संकरण हमेशा कौन सा होता है, ये इसमें कभी भी नहीं होता है, कौन सा होता है, ऑलवेज D2sp3 संकरण ही होता है हमेशा। अतः क्रोमियम प्लस 3 प्रबल तथा दुर्बल दोनों लिगेंडों के साथ D2sp3 संकरण, क्रोमियम प्लस 3 अष्टपदी की ज्यामिति में प्रबल तथा दुर्बल लिगेंडों के साथ क्रोमियम प्लस 3 अष्टपदी की ज्यामिति में प्रबल तथा दुर्बल लिगेंडों के साथ D2sp3 संकरण करता है, D2sp3 संकरण करता है, D2sp3 संकरण करता है, ठीक। लिखो अगला क्वेश्चन, कोबाल्ट En whole twice plus 2, कोबाल्ट En whole thrice प्लस 3 में ऑक्सीकृत हो जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है, लेकिन कोबाल्ट Cl6
+2 कोबाल्ट Cl6 +3 में सॉरी -4 और ये -3 में ऑक्सीकृत नहीं होता। कोबाल्ट Cl6 -4 कोबाल्ट Cl6 -3 में ऑक्सीकृत नहीं होता। क्यों नहीं होता बताओ जरा, बताओ मुझे क्यों नहीं होता। देखो भाई, इसमें कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था निकालोगे तो +3 आएगी, इसमें निकालोगे तो +3 आएगी, मतलब एक इलेक्ट्रॉन वहां निकल गया, तो यहां से यहां जाने पर क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया इसका। इसमें कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था निकाल कर देख लो, +2 आएगी, निकालना सिखा रहा है मैंने। इसमें निकालोगे तो कितनी आएगी, +3 आएगी। ये तो यहां से यहां चला गया, लेकिन ये यहां से यहां नहीं जाता, उसका आपको रीजन बताना है। रीजन इनकी ज्योमेट्री से आ जाएगा। कैसे, देखो बोर्ड पर, अगर मैं CO En3 +2 की बात करता हूं, तो इसमें जो संकरण होता है ना, ये कुछ इस प्रकार का संकरण होता है भाई इसके अंदर। ये तो होता है इसका D कक्षक, ठीक। उसके बाद में एक क्या हो जाएगा इसमें P कक्षक, और एक क्या हो जाएगा इसमें कुछ S कक्षक हो जाएगा। अब देखो +2 है तो D7 होगा, D7 तो ये एक इलेक्ट्रॉन, ये कैसा लिगेंड होता है, प्रबल लिगेंड होता है, प्रबल। तो इलेक्ट्रॉनों को क्या करवाएगा, युग्मित करवाएगा। तो यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होता है, 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन ये कौन सा लिगेंड है, प्रबल लिगेंड है, प्रबल। ये कौन सा लिगेंड है, प्रबल लिगेंड है, प्रबल। इस वजह से ये जो प्रबल लिगेंड है ना, ये इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल कर कहां भेज देता है, इस इलेक्ट्रॉन को ये यहां से यहां भेज देता है। प्रबल था इस वजह से। युग्मन कराने के बाद भी एक इलेक्ट्रॉन बच गया। अगर ये बंद बनाना चाहता है तो इसको तो ये ऑर्बिटल भी खाली चाहिए, क्योंकि तभी तो D2sp3 संकरण होगा। तो इसको ये ऑर्बिटल खाली कराना है, तो ये इस इलेक्ट्रॉन को उछाल कर, उत्तेजित करके कहां भेज देता है, इस कक्षक में भेज देता है। तो फाइनली जो इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, वो कुछ इस प्रकार का होता है। ये D में 5 और ये S हो गया, ये हमारे पास P हो गया, और ये इधर की तरफ क्या हो गया, D हो गया, D। ये कौन सा कक्षक है भाई, 3D। ये कौन सा 4S, ये कौन सा 4P, ये कौन सा है 4D। तो अब देखो, ये जो अंदर का D कक्षक है ये खाली हो गया कि नहीं हो गया, यहां से ये बंद बनाएगा और जुड़ जाएगा। कौन सा संकरण कर लेगा भाई, ये D2sp3 संकरण कर लेगा, और एक इलेक्ट्रॉन को कहां पहुंचा दिया, इधर पहुंचा दिया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये नाभिक से दूर चला गया है, पहले 3D कक्षक में था, 4D में चला गया है। अब इसको उत्तेजित करने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का जो आकर्षण होगा वो कम होगा। इस वजह से इसको यहां से उत्तेजित किया जा सकता है। जैसे ही इसको बाहर निकाल कर फेंकोगे, 2 तो बचता, एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दिया, तो ये जो कोबाल्ट है वो ओवरऑल, ये जो कोबाल्ट है वह ओवरऑल एक इलेक्ट्रॉन और बाहर जाएगा, तो कोबाल्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, +3 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बाहर था, नाभिक का आकर्षण कम था, इस वजह से इसको उत्तेजित करना आसान था हमारे लिए, क्योंकि आधा काम तो लिगेंड ने कर दिया, हमें तो आधा ही करना पड़ा। लेकिन इसमें देखो, इसमें कहानी उल्टी होती है। ये कोबाल्ट तो बिल्कुल वैसा ही होगा, इसमें भी +3 है, तो वैसे ही कहानी होगी इसमें भी। ये होंगे मेरे पास 5 ऑर्बिटल, ये हो गए, एक हो गया s ऑर्बिटल, ये 3 हो गए p ऑर्बिटल, और d भी बना लेते हैं क्योंकि उसका भी काम आएगा। भरो भाई, अब ये कैसा लिगेंड है, ये कैसा लिगेंड है, दुर्बल लिगेंड है, दुर्बल। इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करवाएगा क्या, कभी भी नहीं करवाएगा। सब में पहले एक इलेक्ट्रॉन भरेगा, फिर इलेक्ट्रॉनों को ऐसे भर देगा। तो ये बंद बनाना कहां से शुरू करेगा, यहां से बंद बनाना शुरू करेगा। इससे तो यहां से बंद बनाना शुरू किया था, ये बंद बनाना यहां से शुरू करेगा। बताओ इसमें कौन सा संकरण है,
sp3d2। अब बताओ ये जो इलेक्ट्रॉन है ये आंतरिक, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना ये आंतरिक 3D कक्षक में पड़ा हुआ है, जो नाभिक के पास है। इस इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण ज्यादा है, इसी वजह से इस इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित करके बाहर नहीं निकाला जा सकता। अगर ये बाहर नहीं आएगा तो फिर क्या इस केस में +2 को +3 में कन्वर्ट किया जा सकता है क्या? कभी भी नहीं किया जा सकता। तो जब कोबाल्ट +2 से दुर्बल लिगेंड जुड़ा हो तो फिर इसको +3 में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस केस में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 3D कक्षक में होता है। जब कोबाल्ट +2 से प्रबल लिगेंड जुड़ा हो तो इस स्थिति में +2 को +3 में कन्वर्ट किया जा सकता है, क्योंकि इस स्थिति में लिगेंड बाहरी 4D कक्षक में होता है, जिस पर नाभिक का कम आकर्षण होता है। रीजन समझ में आया कि नहीं आया? ये लिगेंड बदल दे तो भी यही कहानी है। मैंने ओवरऑल स्ट्रक्चर बोली, प्रबल लिगेंड हो तो ये ऐसा होगा ही होगा, दुर्बल लिगेंड हो तो फिर ऐसा होगा ही होगा। प्रबल लिगेंड हो तो +3 बनेगा, दुर्बल लिगेंड हो तो फिर +3 नहीं बनेगा। लिगेंड बदल भी दे तो भी हम कर सकते हैं। लिखो COEN3+2 में, COEN3+2 में En प्रबल लिगेंड होता है, En प्रबल लिगेंड होता है। अतः इस संकुल का संकरण, D2sp3 होता है, D2sp3 होता है, जिससे इसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बाहरी 4D कक्षक में उपस्थित होता है, जिससे इसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बाहरी 4D कक्षक में उपस्थित होता है, बाहरी 4D कक्षक में उपस्थित होता है, जिस पर नाभिक का आकर्षण कम होने से इसे आसानी से उत्तेजित करके बाहर निकाला जा सकता है, अतः COEN3+2 आसानी से ऑक्सीकृत होकर COEN3+3 में परिवर्तित हो जाता है। ठीक, यहां तक डायग्राम बना लो, ये बना लो। वैसे तुमने लिख दिया, फिर भी डायग्राम बना लो ताकि आप लोगों को बेटर समझ में आएगा। यहां तक बनाओ, सिर्फ यहां तक। जल्दी करो। बन गया? लिखो COCl6-4 में क्लोरीन दुर्बल लिगेंड होने से इसका विन्यास sp3d2 होता है, जिससे इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बाहरी आंतरिक 3D कक्षक में उपस्थित होता है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आंतरिक 3D कक्षक में उपस्थित होता है,
जिस पर नाभिक का आकर्षण अधिक होने से, जिस पर नाभिक का आकर्षण अधिक होने से इसे आसानी से उत्तेजित करके, नाभिक का आकर्षण अधिक होने से इसे आसानी से उत्तेजित करके बाहर नहीं निकाला जा सकता, बाहर नहीं निकाला जा सकता। अतः COCl6 4 COCl6 4 ऑक्सीकृत होकर COCl6 3 का निर्माण नहीं करता, COCl6 3 का निर्माण नहीं करता। ठीक, इसी के साथ आपकी ये यूनिट है वो होती है खत्म। कल शुरू करेंगे यूनिट नंबर 4 लेंथ एंड हाइट।